नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य का एक शहर है। भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में 1778 ईस्वी के लगभग यदुवंशी भाटी वंशज के रावल जैसल द्वारा की गई थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंशक्रम को भंग किए हुए 770 वर्ष सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई कालों को देखा व सहा है। सल्तनत काल के लगभग 300 वर्ष के इतिहास में गुजरता हुआ यह राज्य मुगल साम्राज्य में भी लगभग 300 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहा। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी इस राज्य ने अपने वंश गौरव व महत्व को यथावत रखा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यह भारतीय गणतंत्र में विलीन हो गया। भारतीय गणतंत्र में विलीन के समय इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 16,062 वर्ग मील के विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ था। रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में स्थित होने के कारण यहाँ की जनसंख्या 20वीं सदी के प्रारंभ में मात्र 76,255 थी। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में माडदरा अथवा वल्लभ मंडल के नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव इस ओर अग्रसर हुए व यहाँ आकर बस गए। यहाँ अनेक सुंदर हवेलियाँ और जैन मंदिरों के समूह हैं, जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर जिले की जनसंख्या 6,72,008 है। जैसलमेर जिले का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार के रेगिस्तान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ था। मानचित्र में जैसलमेर राज्य की स्थिति 20,001 से 20,002 उत्तरी अक्षांश व 69,029 से 72,020 पूर्वी देशांतर है, परंतु इतिहास के घटनाक्रम के अनुसार उसकी सीमाएं सदैव घटती बढ़ती रहती थी, जिसके अनुसार राज्य का क्षेत्रफल भी कभी कम या ज़्यादा होता रहता था। जैसलमेर का क्षेत्र थार के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ दूर दूर तक स्थायी व अस्थायी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जो कि हवा आंधियों के साथ साथ अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। इन्हीं रेतीले टीलों के मध्य कहीं कहीं पर पथरीले पठार व पहाड़ियाँ भी स्थित है। इस संपूर्ण इलाके का ढाल सिंध नदी व कच्छ के रण अर्थात पश्चिमी दक्षिण की ओर है। जैसलमेर राज्य का संपूर्ण भाग रेतीला व पथरीला होने के कारण यहाँ का तापमान मई जून में अधिकतम 47 सेंटीग्रेड तथा दिसंबर जनवरी में न्यूनतम 5 सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ संपूर्ण प्रदेश में जल का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। वर्षा होने पर कई स्थानों पर वर्षा का मीठा जल एकत्रित हो जाता है। यहाँ अधिकांश कुओं का जल खारा है तथा वर्षा का एकत्र किया हुआ जल ही एकमात्र पानी का साधन है। जनवरी मार्च तक यहाँ ठंड पड़ती है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अप्रैल जून तक यह खूब तपता है और औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस मौसम में जब मध्याह्न में सूर्य सिर पर होता है और उसकी किरणें थार के रेगिस्तान पर पड़ती है, तो सुनहरी रेत को देख ऐसा लगता है मानो चहुं और सोने के कण बिखरे पड़े हों। ऐसे मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के लिए पर्यटक भीषण गर्मी की भी परवाह नहीं करते और यहाँ घुमक्कड़ी करते फिरते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक मानसून और ठंड के बीच के मौसम में यहाँ आप ठंड और बारिश दोनों तरह के मौसम का आनंद उठा सकते हैं। संकरी गलियों वाले जैसलमेर के ऊंचे ऊंचे भव्य आलीशान भवन और हवेलियां सैलानियों को मध्यकालीन राजशाही की याद दिलाती है। शहर इतने छोटे क्षेत्र में फैला है कि सैलानी यहाँ पैदल घूमते हुए मरुभूमि के इस सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। माना जाता है कि जैसलमेर की स्थापना भाटी राव जैसल ने 12वीं शताब्दी में की थी।
इतिहास की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौड़, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था। इसके बावजूद जैसलमेर के शाही भवन राजपूत शैली के सच्चे द्योतक हैं। जैसलमेर जिले की विशेषताएं। जैसलमेर राज्य भारत के मानचित्र में ऐसे स्थल पर स्थित है जहां इसका इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इस राज्य का विस्तृत क्षेत्रफल होने के कारण अरबों व तुर्की के प्रारंभिक हमलों को यहाँ के शासकों ने न केवल सहन किया वरन दृढ़ता के साथ उन्हें पीछे धकेलकर शेष राजस्थान, गुजरात तथा मध्य भारत को इन बाहरी आक्रमणों से सदियों तक सुरक्षित रखा। राजस्थान के दो राजपूत राज्य मेवाड़ और जैसलमेर अन्य राज्यों से प्राचीन माने जाते हैं। यहाँ एक ही वंश का लंबे समय तक शासन रहा है। हालांकि मेवाड़ के इतिहास की तुलना में जैसलमेर राज्य की ख्याति बहुत कम हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुगल काल में भी जहां मेवाड़ के महाराणाओं की स्वाधीनता बनी रही, वहीं जैसलमेर के महारावलों द्वारा अन्य शासक की भांति मुगलों से मेलजोल कर लिया था, जो अंत तक चलता रहा। आर्थिक क्षेत्र में भी यह राज्य एक साधारण आय वाला पिछड़ा क्षेत्र रहा है, जिसके कारण यहाँ के शासक कभी शक्तिशाली सैन्य बल संगठित नहीं कर सके। फलस्वरूप इसके पड़ोसी राज्यों ने इसके विस्तृत भूभाग को दबाकर नए राज्यों का संगठन कर लिया, जिसमें बीकानेर, खैरपुर, मीरपुर, बहावलपुर व शिकारपुर आदि राज्य हैं। जैसलमेर के इतिहास के साथ प्राचीन यदुवंश तथा मथुरा के राजा यदुवंश के वंशजों का सिंध, पंजाब, राजस्थान के भूभाग में पलायन और कई राज्यों की स्थापना आदि के अनेकानेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। सदियों तक आवागमन के सुगम साधनों के अभाव में यह राज्य देश के अन्य प्रांतों से लगभग कटा सा रहा। इस कारण बाहर के लोगों के जैसलमेर के बारे में बहुत कम जानकारी रही। सामान्यतः लोगों की कल्पना में यह स्थान धूल व आंधियों से घिरा रेगिस्तान मात्र है, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। इतिहास व काल के थपेड़े खाते हुए भी यहाँ प्राचीन संस्कृति, कला, परंपरा व इतिहास अपने मूल रूप में विद्यमान रहा तथा यहाँ के रेत के कण कण में पिछले 800 वर्षों के इतिहास की गाथाएं भरी हुई है। जैसलमेर राज्य ने मूल भारतीय संस्कृति, लोक शैली, सामाजिक मान्यताएं, निर्माण कला, संगीत कला, साहित्य, स्थापत्य आदि के मूल रूपण बनाए रखा। जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के आरंभ में 1778 ईस्वी के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल के द्वारा किया गया। भाटी मूलतः इस प्रदेश के निवासी नहीं थे। यह अपनी जाति की उत्पत्ति मथुरा व द्वारिका के यदुवंशी इतिहास पुरुष कृष्ण से मानती है। कृष्ण के उपरांत द्वारिका के जलमग्न होने के कारण कुछ बचे हुए यदु लोग जाबुलिस्तान, गजनी, काबुल व लाहौर के आसपास के क्षेत्रों में फैल गए थे। कहाँ इन लोगों ने बाहुबल से अच्छी ख्याति अर्जित की थी, परंतु मध्य एशिया से आने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के सामने ये ज़्यादा नहीं ठहर सके व लाहौर होते हुए पंजाब की ओर अग्रसर हुए। भटनेर नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया। उस समय इस भूभाग पर स्थानीय जातियों का प्रभाव था, अतः ये भटनेर से पुनः अग्रसर होकर सिंध, मुल्तान की ओर बढ़े। अंततोगत्वा मुमणवा, मारोट, तपोट, देरावर आदि स्थानों पर अपने मुक्काम करते हुए थार के रेगिस्तान स्थित परमारों के क्षेत्र में लोद्रवा नामक शहर के शासक को पराजित कर यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। इस भूभाग में स्थित स्थानीय जातियों, जिनमें परमार, बरा, लंगा, भूटा और सोलंकी आदि प्रमुख थे, इनसे सतत संघर्ष के उपरांत भाटी लोग इस भूभाग को अपने अधीन कर सके। वस्तुत भाटियों के इतिहास का यह संपूर्ण काल सत्ता के लिए संघर्ष का काल नहीं था, वरन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष था, जिसमें ये लोग सफल हो गए। जैसलमेर की भाषा। जैसलमेर में बोली मुख्यतः राजस्थान के मारवा क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी का एक भाग ही है, परंतु जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थार के रेगिस्तान की भाषा है। इसका स्वरूप राज्य के विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न है। उदाहरण स्वरूप लखा, म्याजलार के इलाके में मालानी घाट व भाषाओं का मिश्रण बोला जाता है।
परगना, सम, शाहगढ़ व घोटाडू की भाषा में थाट व सिंधी भाषा का मिश्रण बोलचाल की भाषा है। विशनगढ़, खोहड़ी, नाचना आदि परगनों में जो बहावलपुर सिंध से संलग्न है, माड, बीकानेरी व सिंधी भाषा का मिश्रण है। इसी प्रकार लाठी, पोखरण, फलोदी क्षेत्र में घाट व माँ भाषा का मिश्रण है। राजस्थान राजधानी में बोली जाने वाली इन सभी बोलियों का मिश्रण है जो घाट, माड, सिंधी, मालानी, पंजाबी, गुजराती भाषा का सुंदर मिश्रण है। जैसलमेर की स्थापत्य कला। जैसलमेर के सांस्कृतिक इतिहास में यहाँ के स्थापत्य कला का अलग ही महत्व है। किसी भी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले स्थापत्य से वहाँ रहने वालों के चिंतन, विचार, विश्वास एवं बौद्धिक कल्पनाशीलता का आभास होता है। जैसलमेर में स्थापत्य कला का क्रम राज्य की स्थापना के साथ दुर्ग निर्माण से आरंभ हुआ, जो निरंतर चलता रहा। यहाँ के स्थापत्य को राजकीय व व्यक्तिगत दोनों का सतत परिश्रय मिलता रहा। इस क्षेत्र के स्थापत्य की अभिव्यक्ति यहाँ के किलों, गड्डियों, राजभवनों, मंदिरों, हवेलियों, जलाशयों, छतरियों व जनसाधारण के प्रयोग में लाए जाने वाले मकानों आदि से होती है। जैसलमेर राज्य में हर 20 से 30 किलोमीटर के फासले पर छोटे छोटे दुर्ग दृष्टिगोचर होते हैं। ये दुर्ग विगत 1000 वर्षों के इतिहास के मूक गवाह है। मध्ययुगीन इतिहास में इनका परम महत्व था। ये राजनीतिक आवश्यकता अनुसार निर्मित कराए जाते थे। दुर्ग निर्माण में सुंदरता के स्थान पर मजबूती तथा सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता था, परंतु यहाँ के दुर्ग मजबूती के साथ साथ सुंदरता को भी ध्यान में रखकर बनाया गया था। दुर्गों में एक मुख्य द्वार रखने की परंपरा रही है। दुर्ग मुख्यतः पत्थरों द्वारा निर्मित है, परंतु किशनगढ़, शाहगढ़ आदि दुर्ग इसके अपवाद है। ये दुर्ग पक्की ईंटों के बने हुए हैं। प्रत्येक दुर्ग में 4 या इससे अधिक बुर्ज बनाए जाते हैं। ये दुर्ग को मजबूती, सुंदरता व सामरिक महत्व प्रदान करते हैं। नगर का स्थापत्य। जैसलमेर नगर का विकास 15वीं से प्रारंभ होता है। जब जैसलमेर दुर्ग में आवासीय कठिनाई प्रतीत हुई तो कुछ लोगों ने किले की तलहटी में स्थायी आवास बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। बहुत कम ही ऐसे नगर होते हैं जिनका अपना स्थापत्य होता है। जैसलमेर भी उनमें से एक है। इस काल में जैसलमेर शासकों का मुगलों से संपर्क हुआ व उनके संबंध सदैव सौहार्दपूर्ण बने रहने से राज्य में शांति बनी रही। इसी कारण यहाँ पर व्यापार वाणिज्य की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। महेश्वरी, ओसवाल, पालीवाल व अन्य लोग आसपास की रियासतों से यहाँ आकर बसने लगे व कालांतर में यहीं बस गए। इन लोगों के बसने के लिए अपनी अपनी गोत्र के हिसाब से मोहल्ले बना लिए। आमने सामने के मकानों से निर्मित 20 से 100 मकानों के मोहल्ले, सीधी सड़क व गलियों का निर्माण हुआ और ये गलियां एक दूसरे से जुड़ती चली गई। इस प्रकार वर्तमान नगर का निर्माण हुआ। ये सगोत्रीय धर्म या व्यवसायी मोहल्ले पाड़ा या मोहल्ले कहलाते थे। इन्हें व्यवसाय के नाम से पुकारते हैं, जैसे बिसाना पाड़ा, पतूरियों का मोहल्ला, चूड़ीगर। अलग अलग व्यवसायियों के अलग अलग मोहल्लों में रहने से यहाँ प्रत्येक मोहल्ले में पृथक पृथक बाजारों का प्रादुर्भाव हुआ। नगर के पूर्ण रूपेण विकसित होने पर उसकी सुरक्षा हेतु आय भी आवश्यक प्रतीत होने लगे। फलस्वरूप महारावल अखे सिंह ने 1740 ईस्वी के लगभग नगर के परकोटे का निर्माण करवाया, जो महारावल मूलराज द्वितीय के काल में संपन्न हुआ। इस शहर दीवार में प्रवेश हेतु 4 दरवाजे हैं जो पोल कहलाती है। इन्हें गड़ीसर पोल, अमरसागर पोल, मलका पोल व भैरों पोल के नाम से पुकारा जाता है। ये दरवाजे मुगल स्थापत्य कला से काफ़ी प्रभावित है। इनमें बड़ी बड़ी नुकीली कीलों से युक्त लकड़ी के दरवाजे लगे हैं, जिनमें आपातकालीन खिड़कियां बनी हैं। 18वीं सदी के आते आते नगर में बढ़ती हुई व्यापारिक समृद्धि के कारण व्यापारी, सामंत व प्रशासनिक वर्ग बहुत धन संपन्न हो गया। फलस्वरूप 19वीं सदी के आरंभ तक यहाँ के लोगों ने आवास हेतु बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बाड़ी मंदिर आदि का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग स्थापत्य कला की दृष्टि से उच्च कोटि की विशुद्ध स्थानीय दुर्ग रचना है। ये दुर्ग 250 फीट त्रिकोणाकार पहाड़ी पर स्थित है।
इस पहाड़ी की लंबाई 150 फीट व चौड़ाई 750 फीट है। रावल जैसल ने अपनी स्वतंत्र राजधानी स्थापित की थी। स्थानीय स्रोतों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 1156 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, परंतु समकालीन साक्ष्यों के अध्ययन से पता चलता है कि इसका निर्माण कार्य 1178 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुआ था। 5 वर्ष के अल्प निर्माण कार्य के उपरांत रावल जैसल की मृत्यु हो गई। इसके द्वारा प्रारंभ कराए गए निर्माण कार्य को उसके उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वारा जारी रखकर दुर्ग को मूर्त रूप दिया गया। रावल जैसल व शालिवाहन द्वारा कराए गए कार्यों का कोई अभिलेख या साक्ष्य नहीं मिलता है, मात्र ख्यातों व तवारीखों से वर्णन मिलता है। शैली: जैसलमेर दुर्ग मुस्लिम शैली विशेषतः मुगल स्थापत्य से पृथक है। यहाँ मुगलकालीन किलों की टंक बंक, बाग बगीचे, नहरें, फव्वारे आदि का पूर्ण अभाव है। चित्तौड़ के दुर्ग की भांति यहाँ महल, मंदिर, प्रशासकों व जनसाधारण हेतु मकान बने हुए हैं, जो आज भी जनसाधारण के निवास स्थल है। कहा जाता है कि विश्व के इस दुर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी भी दुर्ग में जीवन यापन हेतु लोग नहीं रहते हैं। स्थापत्य: जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों के विशाल खंडों से निर्मित है। पूरे दुर्ग में कहीं भी चूना या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मात्र पत्थर पर पत्थर जमा कर, फंसाकर या खांचा देकर रखा हुआ है। दुर्ग की पहाड़ी की तलहटी में चारों ओर 15 से 20 फीट ऊंचा घाघरा नुमा परकोट खिंचा हुआ है। इसके बाद 200 फीट की ऊंचाई पर एक परकोट है जो 10 से 156 फीट ऊंचा है। इस परकोट में गोल बुर्ज व तोप व बंदूक चलाने हेतु कंगूरों के मध्य बेलनाकार विशाल पत्थर रखा है। गोल व बेलनाकार पत्थरों का प्रयोग निचली दीवार से चढ़कर ऊपर आने वाले शत्रुओं को ऊपर लुढ़काकर उन्हें हताहत करने में बड़े ही कारीगर होते हैं। युद्ध उपरांत उन्हें पुनः अपने स्थान पर लाकर रख दिया जाता था। इस कोट के 5 से 10 फीट ऊंची पूर्व दीवार के अनुरूप ही अन्य दीवार है। इस दीवार में 99 बुर्ज है। इन बुर्जों को काफी बाद में महारावल भीम व मोहनदास ने बनवाया था। बुर्ज के ऊपरी खुले भाग में तोप तथा बंदूक चलाने हेतु विशाल कंगूरे बने हैं। बुर्ज के नीचे कमरे बने हैं जो युद्ध के समय में सैनिकों का अस्थायी आवास तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडारण के काम आते थे। इन कमरों के बाहर की ओर झूलते हुए छज्जे बने हैं। इनका उपयोग युद्ध काल में शत्रुओं की गतिविधियों को छिपकर देखने तथा निगरानी रखने के काम आते थे। इन 99 बुर्जों का निर्माण कार्य महारावल जैसल के समय आरंभ किया गया था। इसके उत्तराधिकारियों द्वारा सतत रूपेण जारी रखते हुए शालिवाहन, जिनका कार्यकाल 1190 से 1200 ईस्वी था, जैत सिंह, जिनका कार्यकाल 1500 से 1527 ईस्वी, भीम 1577 से 1613, मनोहर दास 1627 से 1650 के समय पूरा किया गया। इस प्रकार हमें दुर्ग निर्माण में कई शताब्दियों के निर्माण कार्य की शैली दृष्टिगोचर होती है। दुर्ग के द्वार: दुर्ग के मुख्य द्वार का नाम अखे पोल है, जो महारावल अखे सिंह 1722 से 1762 ईस्वी द्वारा निर्मित कराया गया था। इस दुर्ग के पूर्व में स्थित मुख्य द्वार के बाहर बहुत बड़ा दालान छोकर बनाया गया है। इसके कारण दुर्ग के मुख्य द्वार पर यकायक हमला नहीं किया जा सकता था। दुर्ग के दूसरे मुख्य द्वार का पुनः निर्माण कार्य रावल भीम द्वारा कराया गया था। इसके अतिरिक्त इस दरवाजे के आगे स्थित बैरिशाल बुर्ज है। इसे इस प्रकार बनाया गया है कि दुर्ग का मुख्य द्वार इसकी ओट में आ गया व दरवाजे के सामने का स्थान इतना संकरा हो गया कि यकायक बहुत बड़ी संख्या में शत्रु दल इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था व न ही हाथियों की सहायता से दुर्ग के द्वार को तोड़ा जा सकता था। इसके अलावा भीम ने 7 अन्य बुर्ज भी दुर्ग में निर्मित कराए थे। इन समस्त निर्माण कार्य में महारावल भीम ने उस समय 50 लाख रुपया खर्च किया था। अपने द्वारा सामरिक दृष्टि से दुर्ग की व्यवस्था के संबंध में रावल भीम का कथन था कि दूसरा आवे तो मैदान में बैठा जवाब दे सकता है और दिल्ली का धनी आवे तो कैसा ही गढ़ हो रह नहीं सकता। दुर्ग के तीसरे दरवाजे को गणेश पोल व चौथे को रंग पोल के नाम से जाना जाता है। सभी दरवाजे रावल भीम द्वारा पुनः निर्मित है। सूरज पोल को तरु बढ़ने पर हमें रणछोड़ मंदिर मिलता है, जिसका निर्माण 1761 ईस्वी में महारावल अखे सिंह की माता द्वारा करवाया गया था।
सूरज पोल का निर्माण महारावल भीम के द्वारा करवाया गया। इस दरवाजे के मेहराब नुमा तोरण के ऊपर में सूर्य की आकृति बनी हुई है। दुर्ग में विभिन्न राजाओं द्वारा निर्मित कई महल, मंदिर व अन्य विभिन्न उपयोग में आने वाले भवन हुए हैं। जैसलमेर दुर्ग में 700 के करीब हजूरी समाज व ब्राह्मण समाज के पीली पत्थरों से निर्मित मकान है जो 3 मंजिले तक है। इन मकानों के सामने के भाग में सुंदर नक्काशी युक्त झरोखे व खिड़कियां हैं। दुर्ग की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भाटी शासकों ने इस दुर्ग के चारों ओर एक दीवार का निर्माण करवाया और चारों दिशाओं में अग्रलिखित 4 पोल, अमरसागर पोल, गड़ीसर पोल, किशनघाट पोल, मलका पोल बनवाई, जो आज भी शहर को बाहरी क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करती है। हवेलियों में मुख्यतः 3 हवेलियां प्रमुख है। पटुओं की हवेली, दीवान सालिम सिंह की हवेली, दीवान नथमल की हवेली। पटुओं की हवेली व नथमल की हवेली स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। वहीं दीवान सालिम सिंह की हवेली अपनी विशालता व भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी हवेलियां स्थानीय पीले रेतीले पत्थर से बनी है। यह पत्थर खुदाई के काम के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसे घिसने पर यह अत्यधिक चिकना व चमकीला हो जाता है। यहाँ के सभी भवन पीले कलात्मक झरोखों से युक्त, पीली चादर से लिपटे मनोहरी और दृष्टि बांधने वाले भवनों की बेजोड़ शिल्पकला को देखकर दर्शक की दृष्टियां चकित रह जाती है। मुगल सत्ता के प्रारंभ के उपरांत सिंध, गुजरात व मालवा की ओर से कई हिंदू व मुस्लिम कलाकार यहाँ आकर बसने लगे तथा उन्होंने इन हवेलियों का निर्माण किया। किंतु यदि ये कारीगर गुजरात व मालवा की ओर से आए होते तो अपनी कला के कुछ मौलिक उदाहरण अवश्य मिलते, जो कि नहीं मिलते हैं। परंतु जैसलमेर राज्य से लगे सिंध प्रांत में स्थानीय कला के ढेरों उदाहरण प्राप्त होते हैं, जो कि सिंध नदी को पार करते हुए बलूचिस्तान की सीमा तक प्राप्त होते हैं। अतः संभव है कि यहाँ पर की गई नक्काशी के लिए कारीगर सिंध प्रांत से जैसलमेर की ओर आए होंगे। संभवतः लकड़ी के काम के लिए कलाकार मालवा व गुजरात से आए होंगे, क्योंकि ये दोनों ही प्रांत इस कार्य हेतु प्रसिद्ध हैं। पटुओं की हवेली 66 झरोखों से युक्त हवेलियां निसंदेह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये कुल मिलाकर 5 है, जो कि एक दूसरे से सटी हुई है। ये हवेलियां भूमि से 8 से 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। वह जमीन से ऊपर 6 मंजिल है। वह भूमि के अंदर 1 मंजिल होने से कुल 7 मंजिली है। 5 हवेलियों के अगर बारीकी नक्काशी व विविध प्रकार की कलाकृतियां युक्त खिड़कियों, छज्जों व रेलिंग से अलंकृत है, जिसके कारण यह हवेली अत्यंत भव्य व कलात्मक दृष्टि से अत्यंत सुंदर व सुरम्य लगती है। हवेलियों में प्रवेश करने हेतु सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे तक पहुंचकर दीवान खाने, मेहराबदार बरामदा में प्रवेश करना पड़ता है। दीवान खाने से लकड़ी की चौखट युक्त दरवाजे से अंदर प्रवेश करने पर प्रथम कमरे को मो प्रथम कहा जाता है। इसके बाद चौकोर चौक है, जिसके चारों ओर बरामदा व छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये कमरे 6x6 के आकार के हैं। ये कमरे प्रथम तल की भांति ही 6 मंजिल तक बने हैं। सभी कमरे पत्थरों की सुंदर खानों वाली अलमारियों व आलों से युक्त है, जिसमें विशिष्ट प्रकार के चूल युक्त लकड़ी के दरवाजे व ताला लगाने हेतु लोहे के कुंदे लगे हैं। प्रथम तल के कमरे रसोई, भंडारण, पानी रखने आदि के कार्य में लाए जाते थे, जबकि अन्य मंजिलें आवासीय होती थी। दीवान खाने के ऊपर मुख्य मार्ग की ओर का कमरा अपेक्षाकृत बड़ा है, जो सुंदर सोने की कलम की नक्काशी युक्त लकड़ी की सुंदर छतों से सुसज्जित है। यह कमरा मॉल कहलाता है, जो विशिष्ट बैठक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रवेश द्वारों, कमरों व मेडियों के दरवाजे पर सुंदर खुदाई का काम किया गया है। इन हवेलियों में सोने की कलम की चित्रकारी, हाथी दांत की सजावट आदि देखने को मिलती है। शयन कक्ष रंग बिरंगे विविध चित्रों, बेल बूटों, पशु पक्षियों की आकृतियों से युक्त है। हवेलियों में चूने का प्रयोग बहुत कम किया गया है। अधिकांश खांचा बनाकर एक दूसरे को पिघले हुए शीशे से लोहे की पत्तियों द्वारा जोड़ा गया है। भवन की बाहरी व भीतरी दीवारें भी परस्पर खंडों की न होकर
पत्थर के बड़े बड़े आयताकार 3-4 इंच मोटे पाटों स्लेब को एक दूसरे पर खांचा देकर बनाई गई है, जो उस काल की उच्च कोटि के स्थापत्य कला का प्रदर्शन करती है। पटवाओं की हवेलियां 18वीं शताब्दी से सेठ पटवाओं द्वारा बनवाई गई थी। वे पटवे नहीं, पटवा की उपाधि से अलंकृत रहे। उनका सिंध, बलोचिस्तान, कोचीन व पश्चिम एशिया के देशों में व्यापार था और धन कमाकर वे जैसलमेर आए थे। कलाविद व लोकप्रिय होने के कारण उन्होंने अपना मनोभावना को भवनों व मंदिरों के निर्माण में अभिव्यक्त किया। पटुओं की हवेलियां भवन निर्माण के क्षेत्र में अनूठा व अग्रगामी प्रयास है। सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली 6 मंजिली इमारत है, जो नीचे से संकरी और ऊपर से निकलती सी स्थापत्य कला का प्रतीक है। जहाजनुमा इस विशाल भवन, आकर्षक खिड़कियां, झरोखे व द्वार है। नक्काशी यहाँ के शिल्पियों की कला प्रियता का खुला प्रदर्शन है। इस हवेली का निर्माण दीवान सालिम सिंह द्वारा करवाया गया, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण था। दीवान मेहता सालिम सिंह की हवेली उनके पुश्तैनी निवास के ऊपर निर्मित कराई गई थी। हवेली की सर्वोच्च मंजिल, जो भूमि से लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर है, मोती महल कहलाता है। कहा जाता है कि मोती महल के ऊपर लकड़ी की 2 मंजिल और भी थी, जिनमें कांच व चित्रकला का काम किया गया था, जिस कारण ये कांच महल व रंग महल कहलाते थे। उन्हें सालिम सिंह की मृत्यु के बाद राजकोप के कारण उतरवा दिया गया। इस हवेली का कुल क्षेत्रफल 250 × 80 फीट है। इसके चारों ओर 48 झरोखे व खिड़कियां हैं। इन झरोखों व खिड़कियों पर अलग अलग कलाकृति उत्कीर्ण है। इन पर बनी हुई जालियां पारदर्शी है। इन जालियों में फूल, पत्तियां, बेल बूटे व नाचते हुए मोर की आकृति उत्कीर्ण है। हवेली की भीतरी भाग में मोती महल, जो 4-5वीं मंजिल पर है, स्थित फव्वारा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। सोने की कलम से किए गए छतों में दीवारों पर चित्रकला के अवशेष आज भी उत्कृष्ट कला को प्रदर्शित करते हैं। शिला पर कई जैन धर्म से संबंधित कथाएं, चिन्ह, तंत्र व तीर्थंकर व मंदिर आदि उत्कीर्ण है। इसकी शिला पर उत्कीर्ण लेख के अनुसार इसका निर्माण काल 1518 विक्रम संवत है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का रूपांकन हुआ है। इस मंदिर के जाम क्षेत्र में काम मुद्राओं से युक्त मिथुन प्रतिमाओं का भी अंकन मिलता है। ये मूर्ति कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस मंदिर के ऊंचे शिखर के साथ साथ अनेक लघु शिखर, जिन्हें अंग शिखर कहा जाता है, भी चारों ओर क्रम से फैले हुए हैं। ये लघु शिखर देखने में मनोहारी प्रतीत होते हैं। दीवान नथमल की हवेली। जैसलमेर के दीवान मेहता नथमल की हवेली का कोई जवाब नहीं है। यह हवेली दीवान नथमल द्वारा बनवाई गई तथा यह कुल 5 मंजिली पीले पत्थर से निर्मित है। इस हवेली का निर्माण काल 1884-1885 ईस्वी है। हवेली में सूक्ष्म खुदाई, मेहराबों से युक्त खिड़कियों, घुमावदार खिड़कियों व हवेली के अग्रभाग में की गई पत्थर की नक्काशी पत्थर के काम की दृष्टि से अनुपम है। इस अनुपम कायाकृति के निर्माणकर्ता हाथी व लालू उपनाम के 2 मुस्लिम कारीगर थे। ये दोनों उस समय के प्रसिद्ध शिल्पकार थे। हवेली का निर्माण आधा आधा भाग दोनों शिल्पकारों को इस शर्त के साथ बराबर सौंपा गया था कि दोनों आपस में किसी की कलाकृति की नकल नहीं करेंगे, साथ ही किसी कलाकृति की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इस बात का दोनों ने पालन करते हुए इसका निर्माण पूर्ण किया। आज जब इस हवेली को दूर से देखते हैं तो यह पूरी कलाकृति एक सी नजर आती है, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो हवेली के अग्रभाग के मध्य केंद्र से दोनों ओर की कलाकृतियां सूक्ष्म भिन्नता लिए हुए हैं, जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति दर्शाती है। हवेलियों का कार्य ऐसा कार्य संतुलित व सूक्ष्मता लिए हुए है कि लगता नहीं कि 2 शिल्पकार रहे हों। हवेली 7 से 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। एक चट्टान को काटकर इस भवन का निचला भाग बनाया गया है। इस चबूतरे तक पहुंचने हेतु चौड़ी सीढ़ियां हैं व दोनों ओर दीवान खाने बने हैं। चबूतरे के छोर पर एक पत्थर से निर्मित 2 अलंकृत हाथियों की प्रतिमाएं हैं। हवेली के विशाल द्वार से अंदर प्रवेश करने पर चौड़ा दालान आता है। दालान के चारों ओर विशाल बरामदे बने हैं, जिनके पीछे आवासीय कमरे बने हैं। द्वितीय तल पर शंकर और मुख्य द्वार के ऊपर विशाल मॉल बना है, जो कई प्रकार के चित्रों व चित्रकला से सुसज्जित है।
इसकी छत लकड़ी के परंपरागत छत के स्थान पर पत्थर के छोटे छोटे समतल टुकड़ों को सुंदर आकार देकर केंद्र में सुंदर फूल बनाकर चारों ओर पंखुड़ियों का आभास देते हैं जो को जमा कर बनाया गया है। इस विशाल कक्ष में किसी प्रकार की कमानी या बीम आदि का संबंध नहीं किया गया है। यह तत्कालीन स्थापत्य कला का उन्नत उदाहरण है। हवेली में पत्थर की खुदाई के छज्जे, छावने, स्तंभों, मोकियों, चापों, झरोखों, कंवलों, तिबरियों पर फूल, पत्तियां, पशु पक्षियों का बड़ा ही मनमोहक आकृतियां बनी है। कुछ नई आकृतियां जैसे स्टीम इंजन, सैनिक, साइकिल, उत्कृष्ट नक्काशी युक्त घोड़े, हाथी आदि उत्कीर्ण है। यहाँ तक कि पानी की निकासी है तो नालियां भी शिल्पकारों की छोनियों से अछूती नहीं रही है। जैसलमेर के मंदिरों में पार्श्वनाथ के मंदिर। दुर्ग में स्थित पार्श्वनाथ तीर्थंकर का मंदिर अपने स्थापत्य, मूर्तिकला व विशालता हेतु प्रसिद्ध है। वृद्धि रत्नमाला के अनुसार इस मंदिर में मूर्तियों की कुल संख्या 1253 है। इसके शिल्पकार का नाम दत्रा था। पार्श्वनाथ मंदिर के प्रथम मुख्य द्वार के रूप में पीले पत्थर से निर्मित शिल्पकला से अलंकृत तोरण बना हुआ है। इस तोरण के दोनों खंभों में देवी देवताओं, वादक वादिकाओं को नृत्य करते हुए हाथी, सिंह, घोड़े, पक्षी आदि उकेरे हुए हैं जो सुंदर बेल बूटों से युक्त है। तोरण के उच्च शिखर पर मध्य में ध्यानस्थ पार्श्वनाथ की मूर्ति उत्कीर्ण है। द्वितीय प्रवेश द्वार पर मुख्य मंडप के 3 तोरण व इनमें बनी कला में छत विभिन्न प्रकार की सुंदर आकृतियों से अलंकृत है। तोरण में तीर्थंकरों की मूर्तियां वस्तु सजीव व दर्शनीय है। शांतिनाथ मंदिर व कुंथुनाथ जी मंदिर। यह जुड़वा मंदिर अपने खूबसूरत कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। खूबसूरत गढ़ी हुई मूर्तियां तथा पत्थर पर की गई नक्काशी इस मंदिर को जैसलमेर की बहुमूल्य धरोहर बनाती है। निचला मंदिर कुंथुनाथ को समर्पित है जो अष्टपद पर आधारित है। शांतिनाथ की प्रतिमा मंदिर के ऊपरी भाग में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण जैसलमेर की चोपड़ा तथा शंखवाल परिवारों द्वारा करवाया गया। मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार इन दोनों मंदिरों का निर्माण 1480 ईस्वी में हुआ। 1516 ईस्वी में मंदिरों में कुछ हिस्से में बदलाव व अन्य निर्माण कार्य किए गए। यह मंदिर शिखर से युक्त है। इस शिखर के भीतर गुंबदों में वाद्य यंत्रों को बजाती हुई व नृत्य करती हुई अप्सराओं को उत्कीर्ण किया गया है। इनके नीचे गंधर्वों की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के सभा मंडप के चारों ओर स्तंभ के मध्य सुंदर तोरण बने हैं। गूढ़ मंडप में एक सफेद आकार की, दूसरी काले संगमर की कार्योत्सर्ग मुद्रा में मूर्तियां प्रतिष्ठित बनी है। इसके दोनों पार्श्वों में 11 अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनी है। इसका 24 की संज्ञा दी गई है। हिंदुओं की 2 प्रतिमाएं दशावतार व लक्ष्मी नारायण भी मंदिर में स्थापित हैं। लोदरवा जैन मंदिर। ऐसा माना जाता है कि लोदरवा की स्थापना परमार राजपूतों द्वारा की गई थी। बाद में यह भाटियों के कब्जे में आ गया था। लोदरवा का जैन मंदिर कला की दृष्टि से बहुत महत्व का है। दूर से ऊंचा भव्य शिखर तथा इसमें स्थित कल्प वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। इस मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप, मुख मंडप आदि है। यह मंदिर काफी प्राचीन है तथा समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही चौक में एक भव्य 25 फीट ऊंचा कलात्मक तोरण स्थित है। इस पर सुंदर आकृतियों का रूपांतरण पर खुदाई का काम किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में सहस्रफण पार्श्वनाथ की श्याम मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह मूर्ति कसौटी पत्थर की बनी हुई है। गर्भगृह के मुख्य द्वार के निचले हिस्से में गणेश व कुबेर की आकृतियां बनी हुई है। इसके खंभे विशाल है जिस पर घट पल्लव की आकृतियां बनी हुई है। इस मूर्ति के ऊपर जड़ा हुआ हीरा मूर्ति के अनेक रूपों का दर्शन करवाता है। इस मंदिर के चारों कोनों में एक एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर आदिनाथ, दक्षिण पश्चिमी कोने पर अजीतनाथ, उत्तर पश्चिमी कोने पर संभवनाथ तथा उत्तर पूर्व में चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर है। मूल मंदिर के पास कल्प वृक्ष सुशोभित है। मूल प्रासाद पर बना हुआ शिखर बड़ा आकर्षक है। तोरण द्वार, रंग मंडप, मूल मंदिर व अन्य 4 मंदिर तथा उन पर निर्मित शिखर और कल्प वृक्ष सभी की एक इकाई के रूप में देखने पर इन सब की संरचना बड़ी भव्य प्रतीत होती है। इस मंदिर में एक प्राचीन कलात्मक रथ रखा हुआ है जिसमें चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी की मूर्ति गुजरात से यहाँ लाई गई थी।
लोदरवा जो आज ध्वस्त स्थिति में है, प्राचीन काल में बड़ा समृद्ध था। यहाँ काल नदी के किनारे प्राचीन शिव मंदिर था। आज लगभग इसका 3/4 भाग भूमिगत हो चुका है। यहाँ पंचमुखी शिवलिंग है, जिसकी तुलना एलिफेंटा गुहा व मध्य प्रदेश में मंदसौर से प्राप्त शिवलिंग से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विष्णु, लक्ष्मी, गणपति, शक्ति व कई पशु पक्षियों की मूर्तियां भी रेत में डूबी पड़ी है। प्राचीन कला की दृष्टि से लोदरवा आज भी अत्यधिक महत्व है। रामकुंड में महारावल अमर सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में निर्मित वैष्णव मंदिर है। यहाँ के शिलालेख के अनुसार अमर सिंह की रानी सोडी मनसुखदेव ने यह मंदिर का निर्माण सीताराम के लिए करवाया था। इस शिलालेख को महारावल जसवंत सिंह द्वारा 1703 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मुख्य मंदिर के बाहरी भाग में कुछ भित्ति चित्र तथा पुरुष की रेखीय रचना है। जैसलमेर के भाटी शासकों की जनहितता की भावना, कला प्रियता एवं सौंदर्य प्रेम की अभिव्यक्ति स्वरूप जैसलमेर व उसके आसपास के क्षेत्र में अनेक सरोवर, बाग बगीचे, महल व छतरियों का निर्माण हुआ। वे स्थापत्य कला के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसलमेर नगर के पूर्व में घनसीसर सरोवर का निर्माण महारावल झांसी ने आरंभ करवाया था। यहाँ बड़े सुंदर घाट, मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई है। जब घनसीसर पूरा भर जाता है तो यह एक सुंदर झील का रूप ले लेती है। इस तालाब के मध्य में बनी इमारतें व छतरियाँ पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। घनसीसर तालाब का प्रवेश द्वार जो टीलों की पोल के नाम से विख्यात है, तालाब की शोभा को बढ़ाने के साथ साथ जैसलमेर के स्थापत्य का एक अनुपम नमूना भी प्रस्तुत करता है। घनसीसर के अलावा यहाँ अमर सागर, मूल सागर, गजरूप सागर आदि अन्य सरोवर का निर्माण भी करवाया गया था। अमर सागर के तालाब का बांध व उस पर बने महल, हिम्मतराम पटुआ के बाग व बगीचे की बनावट तथा अनुभाव का दृश्य काफ़ी सुंदर है तथा स्थापत्य व कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मूल सागर व उसके मध्य में निर्मित महल और झालरा वास्तव में दर्शनीय है। तो साथियों, ये थी जैसलमेर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।